दोस्तों आपने 500 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर के अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट को जरूर पढ़ा होगा कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूँ। आपने भी ये गौर किया होगा कि इस स्टेटमेंट के नीचे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर भी होते हैं। इंडियन करेंसी के हर नोट पर कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट प्रिंटेड होता है। दोस्तों दरअसल आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर और इस स्टेटमेंट के बिना इंडियन नोट केवल एक कागज का टुकड़ा है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती और गवर्नर के सिग्नेचर ही उस नोट की कीमत यानी कि वैल्यू क्रिएट करते हैं। जैसे 2 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट। इसके अलावा आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग आरबीआई को इंडियन करेंसी इशू करने की पावर्स भी दी गई हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि पावर्स होने के बावजूद भी आरबीआई जितने चाहे उतने नोट्स प्रिंट नहीं करता। वैसे इस तरह के विचार आपके मन में भी आते होंगे। इनफैक्ट अक्सर ऐसा होता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था कुछ खास नहीं चल रही होती तब ऐसे थॉट्स हमें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड पैंडेमिक का फर्स्ट और सेकंड वेव ही अगर देख ले, इस सिचुएशन में हमने देखा कि किस तरह कोरोना वायरस के कारण हमारे देश की इकोनॉमी इफेक्ट हुई थी। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स तो लॉन्च की है, लेकिन अभी भी इकोनॉमी पूरी तरह पॉजिटिव ट्रैक पर नहीं आ पाई। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्यों ना आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी इशू कर दे जिससे लोगों की और देश की मुसीबतें एक ही बार में खत्म हो जाएं। क्यों ना स्कीम्स की जगह भारत सरकार आरबीआई द्वारा अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट करवा दे और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही सवालों पर आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये हमारी नेशनल करेंसी यानी इंडियन रुपीज से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। आरबीआई आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी एक मेंबर। आईएमएफ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें वर्ल्ड की 190 कंट्रीज मेंबर्स हैं। आईएमएफ का मेजर रोल ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन बनाए रखना है। आरबीआई साल 1926 में स्टैब्लिश किया गया था और ये रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के सुझाव के आधार पर की गई थी। इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई एक प्राइवेट बैंक के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था जो कि साल 1949 में कम्प्लीटली नेशनलाइज हुआ, जिसके बाद से लेकर आज तक आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ऑन किया जाता है। आरबीआई का मेन रोल इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में जनता के विश्वास को बनाए रखना, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट की सुरक्षा और कोऑपरेटिव बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग जैसे कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। आरबीआई के बेसिक फंक्शंस करेंसी को इशू और ऑपरेट करना है, इंडिया में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सस्टेन करना और इंडिया के क्रेडिट सिस्टम को मेंटेन करना। इतना ही नहीं, आरबीआई भारत के फॉरेन रिजर्व्स को भी मैनेज करता है। ये देश के बाहर रुपए की वैल्यू को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है। इन फंक्शंस में अगर करेंसी इशुएंस की बात करें तो आरबीआई करेंसी नोट्स और कॉइन्स के सफिशिएंट सप्लाई, इशू और एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। साथ ही नोट्स और कॉइन्स की क्वालिटी का भी आरबीआई ख्याल रखता है। इनफैक्ट जो नोट्स खराब या फिर फट जाते हैं उन्हें भी आरबीआई मशीन्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय करता है। और दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भले ही कॉइन्स का सर्कुलेशन आरबीआई की जिम्मेदारी हो, लेकिन उनकी प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट की होती है। जी हाँ, कॉइनेज एक्ट 1906 के अकॉर्डिंग सिक्कों की प्रोडक्शन का काम आरबीआई का नहीं बल्कि भारत सरकार के हाथ में होता है। इसके अलावा आरबीआई की जो यूनिट नोट प्रिंटिंग का काम करती है वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है। आरबीआई ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक के नोट प्रिंट कर सकता है। अगर आरबीआई को इससे बड़ी डिनोमिनेशन के नोट प्रिंट करने हो तो सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करना होगा। दोस्तों नोट्स प्रिंट करने के लिए पूरे भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो महाराष्ट्र के नासिक, एमपी के देवास, कर्नाटका के मैसूर और वेस्ट बंगाल के सालबोनी में है। और जहाँ देवास और नासिक की प्रिंटिंग को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो वहीं आरबीआई के अंडर सालबोनी और मैसूर प्रिंटिंग प्रेस आते हैं। और हर साल की शुरुआत में आरबीआई इन प्रिंटिंग प्रेस को नोट्स प्रिंट करने के शेड्यूल बता देता है जिसमें इन्फॉर्म किया जाता है कि उन्हें कब और कितने नोट्स प्रिंट करने हैं। आरबीआई के देश भर में अवेलेबल 31 रीजनल ऑफिसेज ये डेटा आरबीआई को प्रोवाइड कराते हैं जिससे बाद में प्रिंटिंग प्रेस को दिया जाता है। इतना ही नहीं, आरबीआई अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू ये अनुमान लगाता है कि इस साल में कितने नोट्स सर्कुलेशन में है, कितने नोट्स पिछले साल डिस्ट्रॉय किए गए थे, कितने न्यू नोट्स प्रिंट करने हैं और कितने खराब नोटों को मार्केट में रिप्लेस करना है। और इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री के कॉइन्स एंड करेंसी डिवीजन से कंसल्ट करता है और आपस में कंसल्टेशन के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इस साल कितने नोट्स प्रिंट किए जाने। दोस्तों जानकारी के बाद ये पता चलता है कि केवल आरबीआई और गवर्नमेंट के पास ही करेंसी और कॉइन से संबंधित पावर जिनके थ्रू वो सब चाहे और जितना चाहे नोट्स प्रिंट कर सकते हैं। इसलिए ये सोचना स्वाभाविक है कि इतने अधिकार होने के बावजूद भी क्यों नहीं आरबीआई अपनी मर्जी के मुताबिक नोट्स प्रिंट कर ले। दोस्तों इसके 2 कारण, जिसमें पहला है गवर्नमेंट उतने ही नोट्स की वैल्यू क्रिएट कर सकता है जितने उनके पास एसेट्स हैं, और दूसरा इन्फ्लेशन। हम अगले सेक्शन में इन रीजन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों भारत में करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी एमआरएस के आधार पर की जाती है। ये सिस्टम भारत में 1957 से लागू हुआ। इस सिस्टम के अनुसार आरबीआई को हर साल हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपए के एसेट्स यानी कि संपत्ति बनाए रखनी होती है और इन 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और बाकी के 85 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी के रूप में होने चाहिए। इतनी संपत्ति रखने
के बाद आरबीआई इंडियन इकोनॉमी की जरूरत के हिसाब से आरबीआई एक्ट 1934 के तहत नोट्स प्रिंट करता है। वहीं दूसरी ओर आरबीआई गवर्नर द्वारा करेंसी नोट्स पर उसका प्रॉमिस केवल ये ट्रस्ट बनाए रखने के लिए प्रिंटेड रहता है कि आरबीआई ने करेंसी की वैल्यू के बराबर सोना अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। ये प्रॉमिसरी नोट होल्डर को इंश्योर कराता है कि वॉर, नेचुरल कैलामिटी, डिप्रेशन और इन्फ्लेशन जैसी किसी भी स्थिति में आरबीआई नॉन पेयर डिफॉल्टर नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी के पास 100 रुपए का करेंसी नोट है तो उससे नोट के एक्सचेंज वैल्यू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल में आरबीआई उसी 100 रुपए की वैल्यू के बराबर गोल्ड या गुड्स पे करने के लिए लायबल यानी कि रिस्पॉन्सिबल। अब मान लीजिए आरबीआई अपने गोल्ड एसेट्स और फॉरेन रिजर्व से ज्यादा इंडियन करेंसी के नोट्स प्रिंट करता है जिन पर आरबीआई गवर्नर का प्रॉमिस, लेकिन जब उन नोट्स के वैल्यू के बराबर भारत के पास रिजर्व्स ही नहीं होंगे तो आरबीआई आम जनता को नोट्स की कीमत पे नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आरबीआई अपने गोल्ड एसेट्स और फॉरेन रिजर्व से ज्यादा नोट्स प्रिंट करता है तो ग्लोबल मार्केट में भी इंडियन रूपी की वैल्यू गिर जाएगी यानी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन नोट्स के बराबर आरबीआई के पास रिजर्व्स ही नहीं होंगे और इसी कारण से लोगों का इंडियन करेंसी पे ट्रस्ट बनाए रखना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होने की बात करें तो यहाँ वेनेजुएला के बारे में बताना जरूरी हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला पिछले कई सालों में मॉनेटरी क्राइसिस से गुजरा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस क्राइसिस की शुरुआत हैवी मनी प्रिंटिंग के कारण हुई थी, जिसमें वेनेजुएला के एसेट से ज्यादा वैल्यू में करेंसी नोट्स प्रिंट किए जा रहे थे। आज उस देश का हाल कुछ ऐसा है कि वेनेजुएला में 1 लाख तक की करेंसी नोट्स प्रिंटेड है, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि करेंसी के इंटरनल वैल्यू मेंटेन रखने के लिए आरबीआई और सरकार फॉरेन रिजर्व्स के साथ बैलेंस मेंटेन करके चलता है। अगर गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो ईयर 2020 के एंड तक आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व 67.6 टन थे, जो कि आरबीआई के टोटल रिजर्व का 6.9% है। अब दोस्तों अगले कारण की तरफ बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को मनी प्रिंटिंग के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना भी आरबीआई के फंक्शंस में से एक। रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ आरबीआई के रुपए की वैल्यू को मेंटेन भी करना होता है, जिसके लिए इन्फ्लेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। दोस्तों आसान भाषा में इन्फ्लेशन का मतलब इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस का बढ़ जाना। वैसे तो इन्फ्लेशन के कई रीजंस हो सकते हैं, जिनमें डिमांड एंड सप्लाई गैप एक कारण है। इनफैक्ट गुड्स और सर्विसेज की डिमांड्स भी कई कारणों से इंक्रीज होती है। उनमें से एक है लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसों का होना, जिसे परचेजिंग पावर भी कहा जाता है। अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है लेकिन उनके सप्लाईज उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहे तो लोगों की परचेजिंग पावर और डिमांड सप्लाई गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रोडक्ट्स के दाम इंक्रीज कर दिए जाते हैं, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कॉज होता है। अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कुछ वक्त के लिए मौजूद है तो उस समय इकोनॉमी पर बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बेसिक नीड्स को इफेक्ट करे तो इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। अब अगर आरबीआई अनलिमिटेड प्रिंटिंग द्वारा लोगों में नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है और उनकी परचेजिंग पावर को ड्रास्टिकली बढ़ा देता है तो स्वाभाविक है कि हर तरह के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगेगी, और अगर बढ़ते डिमांड को सप्लाई सिस्टम द्वारा मैच नहीं किया गया तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा ताकि लोगों की परचेजिंग पावर को कम किया जा सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डिमांड्स पूरे देश में एक साथ बढ़ रही होगी, जिसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल साबित होगा, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए नोटों की भरमार होगी। अगर नोट्स इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होते गए तो इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ जाएगा कि कुछ रुपए में बिकने वाली चीजें 10 गुना या फिर 100 गुना तक बिकने लगेंगी। बेसिक नीड्स से लेकर लग्जरी आइटम्स महंगाई की सीमा पार कर देंगी। इसलिए इन्फ्लेशन से इकोनॉमी को बचाने के लिए आरबीआई अनलिमिटेड प्रिंटिंग नहीं कर सकता। आरबीआई और सरकार द्वारा मार्केट में लिमिटेड मनी सर्कुलेट किया जाता है, जिससे डिमांड और सप्लाई काबू में रहता है। क्या आप जानते हैं कि जिम्बाब्वे में अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए यही ड्रास्टिक स्टेप उठाया था, जिसके कारण आज उनकी इकोनॉमी का और भी बुरा हाल हो गया है। वैसे तो जिम्बाब्वे की इकोनॉमी इश्यूज 1990 से ही चल रहे थे, जिसके कारण वहां की सरकार मार्केट में सर्कुलेशन के लिए मनी प्रिंट करके चली गई, लेकिन कंटिन्यूस प्रिंटिंग की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ही हाई रेट पर पहुंच गया और इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड प्रिंटिंग करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक के मिलियन ऑफ डॉलर्स तक के नोट्स भी प्रिंट होने लगे थे। और हाल कुछ ऐसा हुआ कि जिम्बाब्वेन इकोनॉमी इन्फ्लेशन से हाइपर इन्फ्लेशन मोड पर चली गई, यानी इन्फ्लेशन अपनी हद पार कर चुकी थी। करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई और प्रोडक्ट्स इतने महंगे हो गए, लोग एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए नोटों के बंडल्स लेकर बाजार जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2008 के स्टैटिस्टिक्स मुताबिक जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट 79.6 बिलियन % एस्टिमेट किया जाता है। इस रेट को अगर हम इमेजिन भी करना चाहें तो ये मुश्किल है। इतना ही नहीं, साल 2009 में जिम्बाब्वे की हेल्पलेस गवर्नमेंट ने जिम्बाब्वे में फॉरेन करेंसी को उपयोग करने की अनुमति दे दी। सिटीजन्स लोकल करेंसी को अब डॉलर में एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन एक्सचेंज रेट भी बिलियंस में था। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग जिम्बाब्वे का
का इन्फ्लेशन रेट लगभग 60% था। अब दोस्तों आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे जियो का साम्राज्य खतरे में है? तो जानने के लिए आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।